आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चलते हैं इस YouTube पर, तो आपका इवनिंग में झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर करवाया जाता है। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको PDF फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद सोशियोलॉजी के एक्स्ट्रा मटेरियल्स के साथ। और साथ ही साथ मॉर्निंग के क्लास में आप लोगों को झारखंड सहायक आचार्य का सोशियोलॉजी का सिलेबस और बिहार स्टेट का जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं उनका सिलेबस यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक्स है ये आपका BPSC 3.0 एग्जाम के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, आप लोग को एक बार नोट्स देखना चाहिए, परचेज करना चाहिए। जिससे आपको क्या होगा कि आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में अपनी प्रिपरेशन करने को आपका ध्यान रहेगा, आप लोग को समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन। क्या है? सामाजिक परिवर्तन, यानी कि सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड हम इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट, इसके कौन कौन से थिंकर ने इसके संदर्भ में क्या बोला है इसको करेंगे। और आपको पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा ताकि आप लोग को कहीं और भी जाने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे समाज के अंतर्गत, समाज की जो व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन हो तो वो क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन तो हम कह सकते हैं कि कोई कोई हो सकता है वो क्रमिक विकास के रूप में हो, कहीं वो अकस्मात हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से परिवर्तन समाज के अंतर्गत जो घटने वाली क्रिया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वर्तमान समय में हो, ये आपका आदिम काल से ही ये परिवर्तन होता रहा है। अगर परिवर्तन नहीं होगा किसी समाज में तो उस समाज का विकास नहीं हो सकता है। हम कह सकते हैं कि परिवर्तन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी के फलस्वरूप किसी भी समाज का विकास या उद्विकास हो सकता है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? सामाजिक परिवर्तन। ये क्या करता है? समाज के अंतर्गत जो इसकी व्यवस्थाएं होगी, मान लीजिए इसके संस्था हो गए, सामाजिक व्यवहार हो गया, इन सभी के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हेराक्लिटस महोदय ने बताया है कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। परिवर्तन एक अवश्यंभावी तथ्य है जो कि समाजों के अंतर्गत घटित होता है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया हेराक्लिटस ने? जो परिवर्तन है ये समाज का अवश्यंभावी है कि हाँ, ये समाज के अंतर्गत परिवर्तन होना ही होगा और ये घटित होता है, और ये जो समाज है वो परिवर्तन होगा तभी इसका उत्थान हमें देखने को मिलेगा। मैकइवर एवं पेज बताते हैं कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल उन्हीं संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकइवर एवं पेज क्या बोलते हैं कि हम लोग तो समाज के अंतर्गत रहते हैं, समाज के अंतर्गत रहते हुए हम लोग बहुत ऐसे चीजों हैं जिसको कि हम अपने साथ उसको रिलेट करते हैं। तो जब उनके बीच परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। मेरिल और एल्ड्रिच महोदय बताते हैं कि मानव के जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसको वे सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से आपके किंग्सले डेविस बोलते हैं कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और ढांचा जो उसका है, उसके जो प्रकार मतलब उसके जो पार्ट्स हैं उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। गिडिंग्स महोदय इसकी बुनियादी संरचनाओं की बात करते हैं। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों की जब हम लोग परिभाषाओं को देखते हैं तो देखने के बाद हमें यही पता चलता है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है? यह एक अविश्वंभावी है, यह सार्वभौमिक है, यह सभी जगह पाई जाती है, यह प्रकृति से समाज का एक तुलना के रूप में होता है, असमान तथा तुलनात्मक रहता है, एक जटिल तथ्य है और इसमें भविष्यवाणी संभव नहीं, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि हमारे समाज में ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। परिवर्तन होगा उसी के बाद आपको पता चलेगा। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा चक्रीय सिद्धांत।
ठीक है। जो इसका थ्योरी है चक्रीय सिद्धांत, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो विल्फ्रेडो पेरेटो जी के द्वारा दिया गया है। चक्रीय समाज के परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, वो उसको बताते हैं कि जिस प्रकार से समाज, उन्होंने ये समाज बताया, उन्होंने राजनीति के तौर पर भी इसको लिया था कि देखिए ये अब में मतलब अभी जो पार्टी रूल कर रही है, जो पार्टी सत्ता में है वो ऊपर की साइड में रहेगी, ठीक है, और जो उसका विपक्ष रहेगा वो नीचे रहेगा। तो अगर ये जो पार्टी है जो अभी सत्ता में है, ठीक है, पक्ष, वो अगर कोई काम नहीं करती है तो उसको वोट नहीं मिलेगा, तो वो हार जाएगी चुनाव में, तो वो फिर नीचे आ जाएगी, फिर ये जो विपक्ष है ये जीत के फिर ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रक्रिया के चक्र की भांति चलती रहती। इसी प्रकार से उन्होंने राजाओं के साथ भी देखा है कि एक अगर राजा को युद्ध, किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध होता है, वो हार जाता है तो फिर वो उसका दास बन जाता है, फिर अगर ये युद्ध लड़ेगा तो फिर वो ऊपर चल जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने चक्र के भांति से समझाने का प्रयोग किया है, जिसे साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज भी बोला जाता है, ठीक है। इसके समर्थक कौन हो जाएंगे? विल्फ्रेडो पेरेटो हो जाएंगे, और साथ ही साथ इसके और भी समर्थक हो जाएंगे, जैसे स्पेंगलर महोदय हो गए, टाइनबी हो गए। पेरेटो का तो फेमस है इनका चक्रीय सिद्धांत। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएंगे। सोरोकिन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है ऋतुजन्य परिवर्तन सिद्धांत। क्या है? ऋतुजन्य परिवर्तन का सिद्धांत। ऋतुजन्य परिवर्तन सिद्धांत जो है ये स्पेंगलर महोदय जी के द्वारा दिया गया है, जिसको कि उत्थान पतन या ऋतुजन्य परिवर्तन का सिद्धांत बोला जाता है। ये इन्होंने जो पेरेटो महोदय है उन्होंने अपने इस थ्योरी को उनकी जो पुस्तक थी द सोशल चेंज में दिया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, किसमें दिया था? द सोशल चेंज में उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। और स्पेंगलर महोदय ने इसको अपने पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में दिया था। किसमें दिया था? द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में, जो कि 1918 में उन्होंने अपनी इस पुस्तक को लिखी थी। ऋतुजन्य सिद्धांत में इन्होंने इसकी 8 सभ्यताओं के अध्ययन करके बताया कि जिस सभ्यता का उत्थान होता है अथवा जिस सभ्यता का उत्थान होता है उसका पतन भी होगा, जो सभ्यता पतन होती है फिर उसका उत्थान होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? पर ऋतु के अनुसार जो समाज के अंतर्गत ये परिवर्तन जो है ये चलती रहेगी। नेक्स्ट जो थिंकर है वह है टाइनबी महोदय। इनका है चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को क्या बोला जाता है? चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत, ठीक है। कौन सा थ्योरी है ये? चुनौती प्रत्युत्तर का। ये किनका है? टाइनबी जी का, अर्नाल्ड टाइनबी जी का है चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत। इन्होंने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में इस सिद्धांत को वे देखते हैं। देखिए सामाजिक परिवर्तन आपको देखने से लगेगा ये टॉपिक इतना ही छोटा है, ठीक है, कि समाज के अंतर्गत जो परिवर्तन हो रहा है वो सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन इसके अंतर्गत कितने आपको फैक्ट्स निकल के आएंगे वो आपको देखने की बात है। और ये जितना भी डिटेल्स फैक्ट्स है ये आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। तो चुनौती प्रत्युत्तर यानी ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो ये टाइनबी जी के द्वारा दिया गया है। और टाइनबी जी जो है ये एक और चीज के लिए फेमस है, इन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये प्रकृति के द्वारा सभ्यता को चुनौती दी जाती है, इसके ऊपर बात करते हैं कि वो बोलते हैं टाइनबी जी कि समाज के अंतर्गत, इस प्रकृति के अंतर्गत वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो कि प्रकृति के साथ अपने आप को अनुकूलन कर ले, ठीक है। प्रकृति इन्वायरमेंट के साथ जब वो अपने आप को जोड़ देता है उसके अनुसार वो चल सकता है, तो तभी वो समाज के अंतर्गत उसका अस्तित्व विद्यमान रहेगा। ये अपना उन्होंने किस में बताया था? तो चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत में बताया था। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है हर्बर्ट स्पेंसर, जिनको कि डार्विन का बुलडॉग भी बोला जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर जी को। इन्होंने क्या किया था
इन्होंने डार्विन का सिद्धांत को योग्यतम के उत्तरजीविता का सिद्धांत भी बोला जाता है। डार्विनवाद से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये बताते हैं कि प्रकृति उन्हीं को समाज में रहने देती है जो कि रहने के योग्य होते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, उत्तरजीविता का सिद्धांत भी बताया जाता है। क्योंकि उन्होंने फिर अपने भाई बहन का जो उदाहरण देके बताया था कि वे 9 भाई बहन थे, तो उनमें से ये सबसे छोटे थे, लेकिन ये जीवित यही बचते हैं। बाकी उनके भाई बहनों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो प्रकृति के साथ सही प्रकार से तालमेल नहीं कर सकते। इन्होंने तालमेल किया प्रकृति के साथ, तभी ये जीवित रह पाए। तो इन्होंने उत्तरजीविता का सिद्धांत अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में दिया है। नेक्स्ट जो है हमारे थिंकर है वो है कार्ल मार्क्स। ठीक है, इनका सिद्धांत जो है ये द्वंद्वात्मक या प्रगति का सिद्धांत बोला जाता है। इसमें जो उत्पादन प्रणाली, आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने के लिए जो संपूर्ण संरचना बदल जाती है, इसके लिए जो आर्थिक निर्धारणवाद होते हैं, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है और बताया है कि समाज के अंतर्गत हमेशा 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। इनके बीच क्या होता है, हमेशा जो एक द्वंद्व समाज में विद्यमान रहता है। इसके बारे में मैं बात करते हैं। ठीक है, फिर हॉबहाउस ने, एक और थिंकर है हॉबहाउस। हॉबहाउस बताते हैं कि नैतिक आदर्शों के आधार पर समाज के अंतर्गत परिवर्तन होता है। इन्होंने क्या बताया कि जब हमारे नैतिक आदर्शों में परिवर्तन होता है तभी समाज के अंतर्गत जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो घटित होती है। नैतिक आदर्शों के आधार पर वे बोलते हैं कि समाज के अंतर्गत परिवर्तन होता है, इसका वो बात करता है और मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। और वे बताते हैं कि ये जो नैतिक आधार है ये भी 2 प्रकार से होते हैं, एक तो सामूहिक जीवन के रूप में और एक कानून के रूप में। ठीक है, राजनीतिक जीवन को फिर वो बताते हैं कि ये जो सामूहिक जीवन के रूप में होता है और एक कानून के रूप में होता है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत, अगर इसकी हम बात करें तो जैसे प्रगति, हम लोग शब्द का यूज कर रहे हैं ना, प्रगति, ठीक है, क्रांति, विकास और क्रांति, विकास, और 4th हो जाएगा वृद्धि और विकास। यहां पे आपको एक चीज समझना होगा कि प्रगति किसको बोला जा रहा है। तो प्रगति हो गया समाज के जो निर्धारित मूल्य एवं लक्ष्य के जो दिशा में जो परिवर्तन होता है। ठीक है, जो अच्छा परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रगति कहेंगे। और जो अचानक कोई समाज के अंदर कोई घटना घटित होती है उसमें जो परिवर्तन होता है तो अकस्मात या तीव्र गति से, तो उसको क्रांति कहा जाएगा। और विकास सदैव क्या होता है, सकारात्मक मूल्यों के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, कि हाँ इसका विकास हो रहा है, ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। और वृद्धि और विकास एक गुणात्मक तत्व है, जबकि वृद्धि क्या है, एक मात्रात्मक तथ्य के रूप में हम इसको जानते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का अगर आपको सिद्धांत पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, चक्रीय सिद्धांत होता है, ऋतुजन्य सिद्धांत होता है, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का आपका जो उद्विकासीय सिद्धांत हो गया, उत्तरजीविता का उत्तम सिद्धांत हो गया, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत, हॉबहाउस का नैतिक आदर्शों का सिद्धांत, ठीक है, विल्फ्रेड पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, वही चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आ गया। फिर आपका आ जाएगा रेखीय सिद्धांत। ठीक है, क्या आ जाएगा कि रेखीय सिद्धांत भी होता है, एक सीधी रेखा के सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा के रूप में होती है और एक अवस्था बीत जाने के बाद पुनः नहीं आती है। ठीक है, ये बात कौन कौन मानने वाले थे, तो इसमें आपके अगस्त कॉन्ट जो समाजशास्त्र के जनक है वे आ जाएंगे, स्पेंसर आ जाएंगे, आपके मैक्स वेबर आ जाएंगे, हॉबहाउस आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी आ जाएंगे रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत। ये बोलते हैं कि जब एक समाज के अंतर्गत कोई परिवर्तन होता है तो फिर वो परिवर्तन नहीं होगा, वो जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं, चक्रीय सिद्धांत में कि नहीं, जो फिर वो समय आएगा परिवर्तन की, फिर वो घटना हमें देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोगों के जो कमेंट थे कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है उसका अच्छे प्रकार से समझा दिया मैं, तो आप लोग को ये टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।